So hello guys, again welcome to the lecture. This is the last lecture जो हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं UML डायग्राम्स में, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड UML डायग्राम्स में. So in the last class what we have discussed mostly 90% चीजें हम डिस्कस कर चुके थे डायनेमिक UML डायग्राम्स में क्या होती है चीजें कैसे क्या होती है. लास्ट टॉपिक था हमारा UML पैकेजेस पे. UML पैकेजेस क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं, और हमने यह डिस्कस किया था कि हम इस लेक्चर में कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स पढ़ेंगे और डिजाइन पैटर्न्स खत्म करेंगे. ओके, तो दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर मेरे काउंट के हिसाब से. अब मेरे को पता नहीं कौन सा लेक्चर होने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड without wasting a single penny इतनी a single second of time. Okay, so let's get started. First is component diagram. Component diagram क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा. कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, आप ये बताओ, आप सबने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है, ठीक है. सबसे पहले पुराने जमाने में हम क्या करते थे, हम सी वगैरह में या जब हम कोडिंग करते थे तो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता था. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के का जमाना था पहले. उसमें क्या होता था, कोड लाइन बाय लाइन लिखी रहती थी कोड बेसिस में और उसको रन करते थे. और इसमें कुछ दिक्कतें होती थी. दिक्कतें क्या होती थी कि अगर लाइन 1000 लाइन का कोड है या 1 लाख लाइन का कोड है तो उसको समझने में दिक्कत हो जाएगी यार. कौन से, अगर मुझे पेमेंट का कोड देखना है तो उसी में पेमेंट का कोड है, अगर मुझे लॉगिन का देखना है उसी में लॉगिन का कोड है. तो ये बहुत लाइन बाय लाइन चीज, एक फाइल में बहुत सारी चीज, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज उसी में डाली हुई है. तो यार मुझे देखने में कितना प्रॉब्लम होगा यार. एक सिंगल कोड है 1 लाख लाइन का, अब मेरे को बोला आप लॉगिन चेंज करो, मैं इसमें लॉगिन ढूंढूंगा, फिर मैं कुछ इसमें चेंज करूंगा. कितना हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एंट्री हुई द वन एंड ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आने के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आने के बाद क्या हुआ, बेसिकली पूरा का पूरा जो 1 लाख कोड बेसिस था, 1 लाख कोड लाइंस, 1 लाख लाइंस के जो कोड थे उसको हमने डिवाइड कर दिया कंपोनेंट में. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमने उसको डिवाइड कर दिया कंपोनेंट में. कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, लॉगिन का अलग एक फाइल रहेगी या एक अलग सा क्लास रहेगा, फाइल नहीं तो क्लास रहेगा. फिर आपका पेमेंट का अलग क्लास रहेगा, सारी चीजों का अपना अलग अलग क्लास रहेगा, सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, सबके अपने एट्रीब्यूट्स रहेंगे. तो इट्स लाइक एक मॉड्यूलैरिटी मेंटेन हो जाती है ना, मॉड्यूलैरिटी मेंटेन हो जाती है. आप देखो बचपन में हमारे पास एक बॉक्सेस रहते थे बहुत सारी चीजें, तो हमें कितना अच्छा लगता था, ये इसका अलग बॉक्स उसका अलग बॉक्स. तो हमें मॉड्यूलैरिटी बहुत अच्छी लगती है, उससे हमें रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, इफिशिएंट काम करने लगते हैं हम और इफेक्टिव काम करने लगते हैं हम. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमें ये बेनिफिट हुआ. अब आप पूछोगे, बोलोगे यार हर्ष तो मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों पढ़ा रहा है, मैं तो कंपोनेंट डायग्राम में पूछा था ना. यार कंपोनेंट डायग्राम इज द सेम थिंग. अभी तक हमने जो भी पढ़ाई पढ़ाई की यूएमएल डायग्राम्स में, उसमें हम जस्ट लाइक प्रोसीजर ओरिएंटेड का ही एक अप्रोच फॉलो कर रहे थे कि कुछ भी आ रहा था उसको हम स्टोर कर रहे थे, यूज केस बना रहे थे, हमने क्लास डायग्राम सीखा, ये सब कुछ चीजें हो रही थी. अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कंपोनेंट्स के साथ खेलेंगे कि जैसे ये एग्जांपल कंपोनेंट वन है, ये कंपोनेंट बी है और ये दो कंपोनेंट्स है. अब ये दो कंपोनेंट्स एक इंटरफेस के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं. एक इंटरफेस होता है उसके थ्रू ये इंटरैक्ट करते हैं कंपोनेंट्स. जैसे ये प्रोवाइड करता है, ये यूज करता है, तो एक बीच में एक इंटरफेस है. एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन स्टोर है हमारे पास, एक ऑनलाइन स्टोर हमें क्रिएट करना है. तो हमने एक कंपोनेंट बनाया ऑर्डर का, एक कंपोनेंट बनाया कस्टमर का, एक कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट का, एक कंपोनेंट बनाया पेमेंट का. तो अगर मुझे पेमेंट के बारे में इशू कुछ भी चीजें करनी है तो मैं इस कंपोनेंट में करूंगा. अगर मुझे ऑर्डर से रिलेटेड कोई डिटेल्स डालनी है मैं इसमें डालूंगा. फिर प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ डिटेल डालनी है तो इसमें डालूंगा. कस्टमर के लिए कुछ डालनी है तो मैं इस कंपोनेंट में डालूंगा. सो कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट एक बेसिकली पूरी की पूरी समराइज चीजों, मतलब वो उसके पूरे डिपार्टमेंट एक कंपोनेंट में हमने स्टोर कर दिए, एक समझो कि डब्बे में बंद कर दिया है. अब उसमें उसकी सारी डिटेल्स है. ओके हर्ष, मुझे इसमें और भी चीजें दिख रही है, कुछ अलग अलग चीजें, बॉक्सों के ऊपर भी कुछ चीजें दिख रही है. हाँ, तो अगर ये एक कंपोनेंट है ना तो इसका एक पोर्ट होता है. जैसे हर लैपटॉप का एक पोर्ट हो जिसमें हम पेन ड्राइव डाल सकते हैं या ऑक्स केबल कुछ भी डाल सकते हैं. तो हर कंपोनेंट का एक पोर्ट होता है जिससे वो दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट हो सके. तो इस कंपोनेंट ऑर्डर कंपोनेंट का एक पोर्ट यहाँ पर है, कस्टमर कंपोनेंट का एक पोर्ट यहाँ पर है, और ये दोनों पोर्ट एक दूसरे के से रिलेशनशिप में है. यानी कि ऑर्डर इज कनेक्टेड टू द कस्टमर. और ये क्या है, ये एक इंटरफेस को शो करता है. ये इंटरफेस का सिंबल है कि यस दिस इज अ इंटरफेस, यानी कि कस्टमर ऑर्डर से कनेक्टेड है और इंटरफेस भी इसमें शो हो रहा है. दिस इज पोर्ट, दिस इज इंटरफेस. ओके, सो ऑर्डर भी कनेक्टेड है प्रोडक्ट से, ये उसका पोर्ट, ये उसका इंटरफेस. पेमेंट भी कनेक्टेड है, ये उसका पोर्ट, इसका इंटरफेस. दिस इज द थिंग. और ये ही है हमारा component diagram. Why we are using component diagram? क्या नीड आई, क्यों नीड आई? इट इज बिकॉज वी नीड मॉड्यूलैरिटी.
वी कांट इवन जस्ट सी द कोड एंड जस्ट सच अ कोड जिसमें कि सारी चीजें हेक्टिक हो रही है, रीडेबिलिटी नहीं हो रही, एफिशिएंट नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लग रही है, एरर फाइंड करने में रॉबस्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस जब हमने इसको अप्रोच कर यूज किया, जब हमने कंपोनेंट डायग्राम्स यूज किए, तो हमारी रीडेबिलिटी बढ़ गई, इफिशियंसी बढ़ गई, मॉड्यूलरिटी बढ़ गई, हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई, ये सब चीजें हो गई हमारी। तो कंपोनेंट डायग्राम इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। सो कंपोनेंट डायग्राम्स के बाद और क्या चीज पूछी गई थी? कंपोनेंट डायग्राम के बाद, हाँ यस, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ओके, डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है? डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपको, अगर आपने डिप्लॉयमेंट का वर्ड का नाम सुना, में कभी सुना होगा, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मतलब बेसिकली आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत समझाऊं बेसिक में, अगर आपने कुछ बनाया है तो आप उसको अगर ऑनलाइन होस्ट करना चाहते हो, या एक ऐसी आप लिंक क्रिएट करना चाहते हो जिससे कोई भी एक्सेस कर सके, उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले डिप्लॉयमेंट डायग्राम में? इट्स अ क्लियर कट डेफिनेशन टू कन्वर्ट system design, software design into a actual physical system। मतलब क्या हुआ, अर्ष बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है अपने कॉपी में, जो भी आपने ड्रॉ किया है, जो भी अपने सॉफ्टवेयर के डिजाइन से ड्रॉ किए हैं, जो भी आपने यूएमएल ड्रॉ किया है, जो भी आपने कंपोनेंट डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको कन्वर्ट करो एक एक्चुअल फिजिकल सिस्टम में। दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। The actual physical system, okay, shows how the actual physical system run, की एक actual physical system कैसे run करेगा। Without wasting the time in guys, we'll just move to the real life example ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं एक ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया है पर फिर भी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपको एक ऑनलाइन एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आपको एक डायग्राम बनाना है, आपको एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाना है, या आपको शो करना है, और अभी भी आप ब्लैंक हो जाओगे, कुछ नहीं पता, आपने सब कुछ पढ़ लिया है पर फिर भी आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी भी आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डेवलप करना नहीं आया। इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बोलेगा मुझे एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आप एक डायग्राम बना के दिखाओ। अब क्या करोगे? क्या बनाओगे? यूज केस बनाओगे? क्या एक कंपोनेंट बनाओगे? आप ब्लैंक हो जाओगे। आपको कुछ, आप खुद सोचो ना, मैंने आपको एक टास्क दिया, अभी मैंने कुछ नहीं दिखा रहा, मैंने आपको टास्क दिया एक ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कुछ बनाओ। आप एग्जाम टेस्ट रजिस्ट्रेशन होना है, उसका एक डायग्राम बनाओ। यू विल बी लाइक कि कैसे बनेगा, यूज केस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, यू विल बी कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज हो? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने अभी तक सबसे टॉप नॉच चीज देखी नहीं। हमने वो चीज देखी नहीं जिससे हम अभी काम करने वाले हैं। हमने, जिससे हम काम करने वाले, हमने उसके सब पार्ट्स देखे हैं। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली क्या बता रहा हूँ, तुमने इंजन के बारे में सीख लिया, तुमने व्हील के बारे में सीख लिया, तुमने एक्सीलेटर के बारे में सीख लिया, क्लच के बारे में सीख लिया, ब्रेक्स के बारे में सीख ली। अब मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाओ, तुम्हें नहीं पता, यू विल बी लाइक कैसे? मेरे को सब पता है, इंजन क्या होता है, मेरे को टायर क्या होता है, मेरे को ब्रेक क्लच सब पता है, पर मैं जाऊंगी कैसे, या जाऊंगा कैसे? दिस इज द सिस्टम। अब मुझे एक, इन सबको समराइज करना है एक पॉइंट पे, मुझे इन सब सारे पार्ट्स को एक जगह रखना है, और मेरे को बनाना है एक बाइक या एक व्हीकल बनानी है जिसमें ट्रैवल कर सकूं। दिस इज दैट व्हीकल, दिस डिप्लॉयमेंट डायग्राम। मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर ए रियल लाइफ एग्जांपल, दिस इज द ऑनलाइन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो एक लॉगिन का एक कंपोनेंट बना है, दिस इज द कंपोनेंट। हमने अभी कंपोनेंट डिस्कस किया, कंपोनेंट मॉडल्स, और इसमें कंपोनेंट यूज हो गया। दिस इज द लॉगिन कंपोनेंट। देन रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन इज द कंपोनेंट, सिलेक्ट फॉर द एग्जामिनेशन इज द कंपोनेंट, पेमेंट का कंपोनेंट, व्यू रिसिप्ट का कंपोनेंट, रिजल्ट का एक कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट, टेस्ट का एक कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, सॉरी। सो ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स डिप्लॉयमेंट डायग्राम में हमें शो करने हैं। हम इसमें सिर्फ कंपोनेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब कंपोनेंट में तुम जूम करोगे तो मैं, तुम्हारी इमेज ये बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी तुम्हारे दिमाग में, अच्छा कंपोनेंट के इसमें होता है। अब तुम ऑर्डर को जूम करोगे, तुम्हारी क्लास डायग्राम की इमेज बन जाएगी। अच्छा, क्लास डायग्राम में मैंने पढ़ा था, ऑर्डर को जब, मतलब जब कंपोनेंट को जूम इन किया तो हमें पता चला कि हमारे पास क्लास डायग्राम्स के कहाँ गई क्लास डायग्राम, को आपको मालूम होगा, ये क्लास डायग्राम की इमेज बन गई, ये पूरे क्लास डायग्राम की इमेज, ये पूरे क्लास डायग्राम की इमेज कंप्रेस किया, कंपोनेंट बनाया, कंप्रेस किया, पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको, कंप्रेस किया तो कुछ और दिखेगा। तो अब इसके भी कॉम्प्रेस, इसको भी जूम इन किया, क्लास डायग्राम को भी जूम इन किया, यूज केस डायग्राम अलग है, इसमें क्लास डायग्राम का भी ऑब्जेक्ट डायग्राम अलग है, उसमें भी क्लास नेम, एट्रीब्यूट, ये एक्शंस, और उसमें भी सीक्वेंशियल आपका डायग्राम रहेगा। अगर उसके जगह आपको सीक्वेंस डायग्राम होगा, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सबके अपने अपने चीजें शो करने के तरीके हैं। तो ये सब चीजें हमने जो पढ़ी है, एक तरह से पूरी चीजें कनेक्टेड एक दूसरे से। और आई होप इफ यू गॉट द लिंक, अगर आपको कनेक्ट हो चुका है तो आप कभी इसको नहीं भूल सकते, क्योंकि कितना भी रट लो, आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज, यस,
तो जैसे इसके हमने इसको अभी तक कर लिया। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, ये सिलेबस में मेंशन नहीं पर मैं अपने तरह से इसको बता दे रहा एज अ न्यू ईयर गिफ्ट रख लो इसको। सो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स चार तरीके के होते हैं। कंपोनेंट्स खुद, क्योंकि एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम में कंपोनेंट्स खुद, डिप्लॉयमेंट डायग्राम के कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, उसमें एक कंपोनेंट्स खुद की कंपोनेंट, देखो आप देखो ना, ये कंपोनेंट ही तो है। फर्स्ट चीज कंपोनेंट, कंपोनेंट खुद डिप्लॉयमेंट डायग्राम का एक टाइप है, यानी कि एक उसका कंपोनेंट है। इंटरफेस, अब जैसे दो कंपोनेंट जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो बीच में इंटरफेस तो होता ही है ऑब्वियसली। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मींस डेटाबेस, और नोड रहता है, नोड मींस सर्वर। एक सर्वर रहेगा, डेटाबेस रहेगा, एक इंटरफेस जो कि दो कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन हो, और कंपोनेंट ऑब्वियसली। तो ये सब चीजें जब मिल जाती है तो एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्रिएट होता है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम, व्हाट इज अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम? इट इज अ डायग्राम which is used to convert software design into actual physical system, and it shows how an actual physical system run. This is a thing, and I hope this इसके साथ हमारी पूरी चीजें कंप्लीट हो गई। लास्ट चीजें बताइए, हाउ व्हेन टू यूज कंपोनेंट डायग्राम एंड व्हेन टू यूज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। इसके 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे, क्या डिफरेंस है मैंने वो लिखवाया बेसिकली। कंपोनेंट एक हाई लेवल स्ट्रक्चर, हाई लेवल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होता है, वही डिप्लॉयमेंट एक फिजिकल, एक मॉडल फिजिकल डिप्लॉयमेंट होती है। मतलब बेसिकली ये एक हाई लेवल स्ट्रक्चर सॉल्यूशन होता है। कंपोनेंट समझो ना, एक हाई लेवल इन द सेंस क्या बताना चाह रहा है ये। हाई लेवल मतलब तुम्हारे इसके अंदर पूरी के पूरे तुम्हें रिलेशंस शो हो रहे हैं, ये इसके पास इससे कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड, ये एक हाई लेवल, ये एक वो बंदा समझ सकता है जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो। पर अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे एक लो लेवल चीज है, मुझे बस इसको देख के समझना चाहिए इसमें ये फीचर है उसमें। अब मुझे ये नहीं जानना कि लॉगिन में मेरे को कौन कौन से लॉगिन्स मिल रहे हैं, ऑथेंटिकेशन 0, ऑथेंटिकेशन 1, कौन कौन से और ऑथ 2 मिल रही है, मुझे वो सब नहीं जानना। पर कंपोनेंट में क्या पता मेंशन किया हो। ठीक है, तो कंपोनेंट एक हाई लेवल है, यानी कि इसमें काफी डिस्क्रिप्शन, एक काफी डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम बता रहे हैं, पर ये उतना हाई लेवल नहीं है। एक मॉडल फिजिकल डिप्लॉयमेंट मॉडल है, मतलब बेसिकली इसमें बेसिक डिप्लॉयमेंट हो रही है, ज्यादा कुछ फिजिकली नहीं किया। ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड है, यानी कि पूरी तरह से लॉजिकल में बात करता है। आप ऑर्डर को देख सकते हो क्या, आप प्रोडक्ट को देख सकते हो, मतलब ये सब चीजें ऐसी है कि एक लॉजिकल तरीके से बात होती है। पर ये फिजिकल डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉय करने की बात करता है। इसमें आपके पास क्लासेस रहते हैं, पैकेजेस रहते हैं, इसमें आपके पास नोड्स रहते हैं। नोड्स मतलब मैंने आपको बताया था सर्वर रहते हैं, डिप्लॉयमेंट में आपके पास सर्वर्स रहते हैं, पर इसके बाद इसमें आपके सर्वर नहीं होते। इंटरफेस में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एपीआईज होते हैं, यानी कि जैसे कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट जब एक दूसरे से बात करते हैं तो इंटरेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। इससे बोला कि आप 10 डेटा ले सकते हो मेरे से 1 सेकंड में, अगर तुमने 20 ले लिए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना पड़ता है, एपीआई का पर्टिकुलर कॉल होता है, ये सब चीजें कंपोनेंट के थ्रू होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आर्टिफैक्ट होते हैं, यानी कि फाइल्स होते हैं, डेटाबेस होते हैं, ये अलग चीज है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज अ डिफरेंट थिंग। देन यूजर्स एसोसिएशन और डिपेंडेंसी, इसमें दोनों यूज होते हैं। सो कंपोनेंट में एसोसिएशन भी होता है, यानी कि इस टाइप में सिंगल लाइन भी होता है कि आप बाई डायरेक्शनल हो, इधर से कुछ ले सकते हो, इधर से कुछ दे सकते हो। और डिपेंडेंसी भी इसमें काम करती है, यानी कि इधर से सिर्फ दे भी सकते हो ओनली, ये नहीं लेगा ये भी चल सकता है। पर डिप्लॉयमेंट में सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसोसिएशन की लाइन्स है। इसमें एरो बनाने की गलती मत करना, एरो मतलब डिपेंडेंसी होता है, और डिप्लॉयमेंट में डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मुझे। मुझे मतलब हमें सिर्फ इसमें से एसोसिएशन चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और इट इज लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन मतलब थोड़ा डिटेल, मैंने आपको बताया इसमें हाई लेवल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर काफी डिटेल रहता है आपके, तो आप इसमें मैक्सिमम चीज नहीं दिखाते हो। अब आप खुद बताओ, ऑथ 1 ऑथ 2 ये मैं क्यों दिखाऊं यूजर को, तो उसको मैं दिखाता तो एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मींस एंड यूजर से अपनी मेन टेक्निकल चीजें या जो भी चीजें जो एंड यूजर को काम की चीज नहीं है उसको हटाना। तो हम इसमें काफी चीज हटाते हैं, इसलिए हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। पर इसमें हम कम चीज हटाते हैं, इसमें डायरेक्टली हम सीधे चीजें शो कर देते हैं, इसमें उतना कुछ हटाने की जरूरत नहीं, इसलिए इट नीड्स लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई थिंक इसके साथ हमारा यूनिट 4 भी क्लियर होता है, खत्म होता है। लेट्स मूव टू यूनिट 5। जैसे हमने डिस्कस किया, यूनिट 5 इज डिजाइन पैटर्न्स। इट्स अ क्वाइट सिंपल यूनिट गाइस, कि इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है डिजाइन पैटर्न्स में। तो मैं इसमें काफी बेसिक सी चीजें करके लिखा हूँ। फर्स्ट इज डिजाइन पैटर्न्स होता क्या है। तो अब देख सकते हो, पहले बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिजाइन पैटर्न्स क्या है, बेसिकली प्रोवाइड्स यूजेबल सॉल्यूशन फॉर कॉमन सॉल्यूशन। यूजेबल सॉल्यूशन फॉर कॉमन सॉल्यूशन मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, और प्रोवाइड अ पैटर्न। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे? वही तरीका यूज करोगे जो तरीका यूज होता है, या तो स्क्वायर बना के इसको एक सिंगल यूनिट लिखते हो, ठीक है, वही तरीका यूज करोगे जो हमने बचपन में सीखा है।
ठीक है, हम टेबल्स याद करते हैं, तो टेबल्स याद करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड तरीका सीखा है, 1 1 से 1 1 2 से 2 इस टाइप में। एक स्टैंडर्ड तरीका सीखा है। क्या सीखा है, क्या सीखा है, क्या सीखा है, क्या सीखा है, बताओ, फिर से बताओ। एक स्टैंडर्ड तरीका सीखा है, उसको पढ़े लिखे लोग टेम्पलेट बोलते हैं। हमने एक टेम्पलेट याद रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में सॉल्व होता है। जो हमारा टेबल्स है उसे एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में याद रखते हैं। हम ऑपरेशंस प्रोवाइड कर दिया, हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम टेबल बनाते हैं, वो टेबल एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में बनाते हैं। तो ये सब चीजें एक स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट होती है। ये सब चीज हम यूज करते हैं कब, जिसका सॉल्यूशन हमें मतलब जिससे हमें बार बार रीयूज करना हो, तब हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। कोडिंग में भी हम टेम्पलेट्स होते हैं, उन टेम्पलेट्स को हम यूज करते हैं जब हमें बार बार एक ही चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन हो, तो हम एक रीयूजेबल सॉल्यूशन बताते हैं। तो जो पैटर्न है एक रीयूजेबल सॉल्यूशन की तरह काम करती है, एक ऐसा टेम्पलेट बना देती है जिसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, ताकि तुम्हारा टाइम बचे, तुम इफिशिएंट हो सको, तुम्हारी इफिशिएंसी बढ़ सके, तुम फ्लेक्सिबल बन सको। ये सारे के सारे फीचर्स है डिजाइन पैटर्न्स के। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग द डिजाइन पैटर्न, डिस्क्राइबिंग द डिजाइन पैटर्न्स। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करो। कोई भी अगर हमें इशू, अब खुद सोचो, अगर मुझे किसी चीज को सॉल्व करना है तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है यार। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू की प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड, नेम ऑफ द पैटर्न। अब देखो, मुझे प्रॉब्लम पता चल गया, मुझे सॉल्यूशन पता चल गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं कोडिंग की बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग वे ऑल आर कंप्यूटर इंजीनियर्स। तो मैं एक सिंपल कोडिंग की बात करता हूँ। मेरे पास एक बुक है, मुझे उसमें पेज नंबर 10 फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे पेज नंबर 10 फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्या है, फाइंड करो। ओके, फाइंड करो। नेक्स्ट थिंग, अब मुझे ये समझना है कि सबसे इफिशिएंट तरीके से मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं यूज करूंगा बाइनरी सर्च। ये क्या है, बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम क्या है, इसका सॉल्यूशन में मुझे पता चला कि मुझे बाइनरी सर्च यूज करना चाहिए। एल्गोरिदम यूज किया, इसका नाम क्या है, नेक्स्ट इज नेम ऑफ एल्गोरिदम, नेम ऑफ पैटर्न, पैटर्न का नाम है बाइनरी सर्च। ओके, और कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, कंसीक्वेंसेस ये होंगे, बाइनरी सर्च के कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं कि पूरी की चीजें एक असेंडिंग ऑर्डर में या एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। दिस इज द कंसीक्वेंस। तो एक स्टेप वाइज चीज चले, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ ट्रेड ऑफ बाय अप्लाइंग द पैटर्न, यानी कि पैटर्न को अप्लाई करने के बाद ट्रेड ऑफ, यानी कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा आपको। आपके ट्रेड ऑफ यही है कि मुझे सारे की बाइनरी सर्च के केस में मुझे सब चीजें एक असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तभी ये बाइनरी सर्च मोस्ट इफिशिएंटली यूज होगा। और दिस इम्पैक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली अगर मैं कोई ट्रेड ऑफ कर रहा हूँ, अगर मुझे एक असेंडिंग ऑर्डर में तो आप दे दोगे, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसका जो आंसर आएगा बहुत तेजी से आएगा, लॉग एन टाइम में आता है। तो दिस इज द थिंग। मतलब मैंने क्या किया, मैंने आपके जस्ट सामने क्या किया, एक प्रॉब्लम डिफाइन की, उसका सॉल्यूशन बताया, नेम ऑफ पैटर्न बताया, बाइनरी सर्च से सॉल्व होगा। कंसीक्वेंसेस बताया कि क्या कंसीक्वेंसेस होना चाहिए, कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए सारे के सारे पेज नंबर जो कि होते हैं। और उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। कोई और एल्गोरिदम लगा के सोचो, एल्गोरिदम सोचो, लीनियर सर्च सोचो। लीनियर सर्च में आपको कंसीक्वेंसेस से आप बच जाओगे, कंसीक्वेंसेस में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। पर उसका नुकसान है, उसका नुकसान ये है कि आपको लॉग इन टाइम्स लगेगा, यानी कि टाइम कम हो गई, परफॉर्मेंस कम हो गई। पर इसमें आप एक चीज रखो कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके दो, परफॉर्मेंस बढ़ गई, टाइम कम हो गया, बहुत बेटर हो गया ये। दिस इज अ थिंग। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्राइबिंग अ प्रॉब्लम, डिजाइन पैटर्न का ये नीड है, डिजाइन पैटर्न का। नेक्स्ट द टॉपिक इज हाउ अ डिजाइन पैटर्न सॉल्व्स। ओके, ये हो गया सिलेक्टिंग अ डिजाइन पैटर्न। ओके, सिलेक्टिंग अ डिजाइन पैटर्न, प्रॉब्लम इट सॉल्व। प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करता है डिजाइन पैटर्न। रीयूजेबिलिटी, भाई अगर मुझे एक ही कोड को बार बार यूज करना हो, तो मैं डिजाइन पैटर्न के थ्रू, अब जैसे मुझे बार बार सर्चिंग करनी है, तो मैं डिजाइन पैटर्न के थ्रू तुरंत बाइनरी सर्च को एक बार में कॉल कर दूंगा। और आजकल एसटीएल सुना होगा आपने, एसटीएल क्या होता है, आपका एसटीएल में क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एक टेम्पलेट्स आपके पास गिवन रहते हैं। अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं बार बार सॉर्ट का कोड थोड़ी लिखूंगा, मैं सीधा सॉर्ट लिखूंगा और उसके फंक्शन में दो वैल्यूज डाल दूंगा, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। तो एक तरह से मैंने एक टेम्पलेट यूज कर दिया। तो इसी टाइप में ये भी है, आप एक सिंपल टेम्पलेट यूज कर सकते हो इसमें। तो दिस इज एसटीएल। एसटीएल में तब रीयूजेबिलिटी बढ़ सकती है आपकी, मेंटेनेबिलिटी बढ़ सकती है, स्केलेबिलिटी बढ़ सकती है, एंड कम्युनिकेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो बाय दिस हम बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट इज यूजिंग सिलेक्टिंग अ डिजाइन पैटर्न। अब सिलेक्ट कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप पैटर्न को अंडरस्टैंड करोगे ना कि पैटर्न है क्या। अगर बाइनरी सर्च की बात करें तो पैटर्न क्या है, पैटर्न आइडेंटिफाई करता है, सर्चिंग पैटर्न है, तो मैंने आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट उसका कंटेक्स्ट क्या है,
कि सर्च करता है तो किस तरह से सर्च करता है, फिर रिव्यू करूंगा उसके पैटर्न्स को, उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करूंगा और फिर इवेलुएट करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बाइनरी सर्च की बात करूं, बाइनरी सर्च की बात करता हूं, तो मैंने एनालाइज किया पैटर्न, तो बाइनरी सर्च पैटर्न है बहुत अच्छे। कंटेक्स्ट क्या, कंटेक्स्ट ये है कि अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज मिल जाए तो मैं उसको, मैं कोई भी वैल्यू को सर्च कर लूंगा, इससे सर्चिंग एल्गोरिदम, तो मैं सर्च कर लूंगा। रिव्यू किया पैटर्न को, मतलब मैंने सर्च करके देखा कि मैंने देखा कि लॉग इन टाइम में हमारा रिजल्ट आ रहा है और सर्चिंग सही है, फिर मैंने इवेलुएट किया कि अच्छा ये लॉग इन टाइम में आ रहा है और जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो दूसरा एल्गोरिथम है उसका एंड लॉग ऑर्डर ऑफ एंड टाइम में आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट हो, यानी कि ये बेटर है, तो ये मैंने इवेलुएट में पता किया। तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि बाइनरी सर्च को मैंने सिलेक्ट किया, क्यों, बिकॉज इट इज बेटर। कैसे पता है आपने बेटर है, हमने पूरा एनालिसिस किया ना, खुद ही देखो ना, सारे के सारे स्टेप्स एनालिसिस किए, तब मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैंने चुना, इसको मैंने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 स्टेप्स। क्या क्या 4 स्टेप्स, अंडरस्टैंड किया, कंटेक्स्ट समझा, रिव्यू किया, इवेलुएट किया। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग है यूजिंग डिजाइन पैटर्न्स। नेक्स्ट, यूजिंग डिजाइन पैटर्न्स और एक केस स्टडी। ओके, डिजाइन पैटर्न्स आप कैसे यूज कर सकते हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड, चूज द पैटर्न, अडेप्ट द पैटर्न, सेम चीज है जो हमने यहाँ सीखा ना अभी, जो ये सीखा वही है। सबसे पहले नीड को समझो, मुझे नीड है सर्चिंग की, ओके, चूज द पैटर्न, बाइनरी सर्च चूज कर लिया, बहुत सही। अडेप्ट द पैटर्न, लगाओ भी तो यार, चूज तो कर लिया, लगाओ भी तो। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकल गया। रिव्यू एंड रिफैक्टर, चेक करो क्या सही निकला है या गलत निकला है, सब कुछ सही है तो तुमने डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर दिया। दिस इज द थिंग। मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से, आप एक एनालॉजी लेके आपको समझा रहा हूँ, आप लिखना, आपको ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बस वर्ड्स आपके होने चाहिए एग्जाम्स में, क्योंकि मैं रटा नहीं सकता यार, अब हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम रटने का कोई फायदा नहीं है हम लोग को। इफ वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन वी मस्ट राइट अवर ओन आंसर्स, ओके, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट इज केस स्टडी। ओके, ज्यादा ही मैं थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। नेक्स्ट इज केस स्टडी एंड डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट एडिटर, मतलब केस स्टडी करो, आपको एक डॉक्यूमेंट एडिटर डिजाइन करना है, मुझे ये बोला गया, बहुत सही। तो मुझे एक डॉक्यूमेंट एडिटर ऐड करने के लिए मुझे प्रॉब्लम समझना चाहिए पहले। प्रॉब्लम क्या है, यू नीड टू डिजाइन अ डॉक्यूमेंट एडिटर दैट सपोर्ट्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स, एडिटिंग फंक्शनैलिटीज एंड यूआई कंपोनेंट्स। ओके डन, ये मेरा प्रॉब्लम है। पैटर्न क्या यूज करूंगा मैं, एक्सट्रैक्ट फैक्ट्री यूज करूंगा, कॉम्पोजिट, कमांड, ऑब्जर्वर और डेकोरेट, ये सब चीजें पैटर्न है जो मैं यूज कर सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मींस मुझे एक ऐसा फैक्ट्री, मतलब ऐसे ऐसे चीज है जिसमें मैं डेटा को स्टोर कर सकूं। कॉम्पोजिट मींस कंपोनेंट जिसके अंदर ही एक कंपोनेंट है, मतलब बेसिकली कंपोनेंट बता रहा है। कमांड्स होंगे कुछ, ऑब्जर्व मतलब चीजें स्टोर करने के लिए, और डेकोरेट मैंने लिखा यूआई के लिए, जो भी चीज मैंने अपने रैंडम लिख दिया था अपने मन से पैटर्न के लिए। केस स्टडी है, मतलब आपको सोच के आप सोचो खुद से और सोचो क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको इस केस स्टडी को कितना बेटर आप खुद से कर सकते हो। ये सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया, ये बेसिकली मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिए, आप क्या करोगे, इसी स्टेप्स को यूज करना है। प्रॉब्लम समझाया, फिर पैटर्न इन यूज, पैटर्न क्या होगा वो समझा, चूज द पैटर्न, पहले आइडेंटिफाई द नीड, फिर पैटर्न चुना, फिर अडेप्ट द पैटर्न। अडेप्ट करने के लिए क्या करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी देखा, मेंटेनेबिलिटी देखा, कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो क्या पूछा था, मतलब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, कंसिक्वेंसेस होंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ये सब चीजें आपको समझनी है। फिर आपको इंप्लीमेंट करना है सॉल्यूशन को। अब इंप्लीमेंट करो, कैसे करोगे आप, कुछ डायग्राम वगैरह बनाओ इसके। डायग्राम किस टाइप में बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट एडिटर के, यहाँ डॉक्यूमेंट एडिटर है, अब आप इसमें यहाँ से ले सकते हो, आप इनपुट ले सकते हो यहाँ से, फिर यहाँ पर आप आउटपुट दे सकते हो। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि चूज एनी फॉर्मेट, जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, ये सब कुछ कोड नहीं करना आपको, बस इस टाइप के डायग्राम ही बना देना। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एक डायग्राम बनाना है और ये प्रॉब्लम समझाना है, पैटर्न कौन सा यूज कर रहे हो, कंसिक्वेंसेस समझाने हैं, और इंप्लीमेंट कैसे किया आपने ये समझाना है, और रिव्यू रिफैक्टर में आपको बताना है कि कितना अच्छा ये काम कर रहा है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। दिस इज द थिंग। ये करने के बाद आपका ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी। ये एक एक्टिविटी बेस्ड सवाल था, इसको मैं चाहता तो छोड़ सकता था, पर चलो ये करा दिया। नेक्स्ट, हमारा पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। सो गाइस, होप यू ऑल एंजॉयड दिस सीरीज। ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, जिनके भी आने वाले टाइम में एग्जाम्स है इसके। ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट क्लिक द लाइक बटन, और आपको पता ही है आगे क्या करना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।